सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्कूल्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस का पार्ट 2 कर रहे हैं, सोशियोलॉजिकल, रियलिस्ट, प्योर थ्योरी और नेचुरल लॉ थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सोशियोलॉजिकल स्कूल जो है ये बात करता है इफेक्ट ऑफ लॉ और लॉ का सोसाइटी पे, प्लस सोसाइटी इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स, उन पे सोसाइटी और लॉ का आपस में क्या इफेक्ट होता है एक दूसरे पर। ठीक है, लॉ जो है एक इंस्ट्रूमेंट है सोशल प्रोग्रेस का, ये मानते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल। आयरिंग जो है वो फाउंडर है सोशियोलॉजिकल स्कूल का, जिसके बारे में हमने आगे डिस्कस किया हुआ है। पहले पढ़ते हैं ऑगस्टे कॉम्टे कौन है, ये इसका टाइमलाइन है। इसने क्या कंसेप्ट दिया, साइंटिफिक पॉजिटिविज्म। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड टू साइंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, ये आपको ये वर्ड याद रखना है, साइंटिफिक पॉजिटिविज्म किसने दिया था। हर्बर्ट स्पेंसर है, इसने दिया ऑर्गेनिक थ्योरी। ठीक है, एलन ने हर्बर्ट स्पेंसर की ऑर्गेनिक थ्योरी एक्सप्लेन करी है एज एन इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनिज्म मतलब सोवरेन और सब्जेक्ट जो है, ये लोग आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट होते हैं मतलब जो लोग होते हैं वही सोवरेन डिसाइड करते हैं, और जो सोवरेन है वो किस पे रूल करते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है। फिर आता है डगवीट, इसने क्या कहा है, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय दरकायम। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस की बात करता है और सोशल सॉलिडेरिटी का कंसेप्ट दिया है। इसने क्या है, प्ली फॉर डिसेंट्रलाइजेशन एंड अल्टीमेटली द आइडिया ऑफ सिंडिकलिज्म। ठीक है, प्लस इसने क्या किया, मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेट फंक्शंस, बेसिकली स्टेट के कम से कम जो है इंट्रूजन हो, ठीक है, लाइफ में, इसके बारे में इसने बारे में बात की है। ठीक है, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ, ये कहता है कि पब्लिक और प्राइवेट लॉ के बीच में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है। ठीक है, प्लस एक चीज़ उसने और कही कि कोई भी प्राइवेट इंसान की कोई भी प्राइवेट राइट नहीं होती, सिर्फ एक राइट होती है इंसान की, वो होती है वो अपनी ड्यूटी खुद करे। ये चीज़ जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में, एग्जाम में। रुडोल्फ वॉन आयरिंग ने क्या कहा है, ये फाउंडर था किसका, सोशियोलॉजिकल स्कूल का। फ्राइडमैन ने इसको क्या कहा है, फादर ऑफ द मॉडर्न सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये भी एक ज्यूरिस्ट था, उसने इसको ये बंदा ऐसे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, सोशल यूटिलिटेरियन तो कहते हैं। और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि बेंथम को भी हमने यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म का कंसेप्ट हमने बेंथम में पढ़ा था, और बेंथम कौन सा था, एनालिटिकल स्कूल में। ठीक है, ये चीज़ आप लिख लीजिए। यूगन एडलिक 1882 से 1992, इसने क्या है कि लॉ को इसने कंसेप्ट दिया लिविंग लॉ। फैक्ट्स ऑफ लॉ आर यूसेज, डोमिनेशन, पोजेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ विल, ये चार चीज़ों के बारे में बात की यूगन एडलिक ने। एलन ने इसको क्रिटिसाइज किया एज अ मेग्लोमेनियक ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, और ये क्या मतलब होता है, अ पर्सन हु हैज़ एन ऑब्सेसिव डिज़ायर फॉर द पावर। ठीक है, देखिए, अब जो है रॉस्को पाउंड के बारे में बात करते हैं। रॉस्को पाउंड कौन था, ये फादर था कौन सा, सोशियोलॉजिकल स्कूल जो हम पढ़ रहे हैं। पीछे जो है रुडोल्फ वॉन आयरिंग जो है ये फाउंडर है, ये देखिए, और फादर कौन है, रॉस्को पाउंड, तो आपको पता होना चाहिए। फोकस्ड ऑन दी फंक्शनल आस्पेक्ट ऑफ लॉ। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं फंक्शनल स्कूल। ठीक है, एंड ऑफ द लॉ शुड बी टू सेटिस्फाई दी मैक्सिमम ऑफ वांट्स विद मिनिमम ऑफ फ्रिक्शन, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए और फ्रिक्शन जो है वो कम से कम हो। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग का उसने कंसेप्ट दिया है, बैलेंस बिटवीन कंपीटिंग इंटरेस्ट इन सोसाइटी, हम सभी के इंटरेस्ट को जो है बैलेंस कर पाए सोसाइटी में। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करिए, और इंटरेस्ट को उसने बताया प्राइवेट, पब्लिक और सोशल इंटरेस्ट के बारे में। तो जहाँ भी इंटरेस्ट आएगा ना, वहाँ ना जो आंसर होगा रॉस्को पाउंड होगा। इसके 5 जूरल पॉस्टुलेट्स हैं पाउंड के। ठीक है, इन सिविलाइज सोसाइटी मैन मस्ट बी एबल टू एज्यूम, ठीक है, कि अदर्स विल नॉट कमिट इंटरनेशनल अग्रेशन अपॉन देम, कि भाई सिविलाइज सोसाइटी में एक इंसान जो है ये एज्यूम कर सके, या उसको एक गारंटी हो कि दूसरे लोग उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे। ठीक है, पहला जूरल पॉस्टुलेट है। ये किसके थोड़ा सा हमें आइडिया मिल रहा है, क्रिमिनल लॉ का। इन सिविलाइज सोसाइटी men must be able to assume that they may control for beneficial purpose what they have discovered and created, plus appropriate it to their use what they have acquired under the existing social and economic order। बेसिकली वो कह रहे हैं एक सिविलाइज सोसाइटी में एक इंसान है, वो इतनी उसको एश्योरेंस हो कि भाई जो वो चीज़ डिस्कवर कर रहा है या जो वो अपनी मेहनत से क्रिएट कर रहा है ना, वो उसके पास ही रही है और कोई और बंदा उसको छीनेगा। तो ये क्या है, ये आप देखिए, थोड़ा सा आपको आईपीआर थ्योरीज की इससे असेंस मिलेगी। ठीक है, सिविलाइज सोसाइटी में क्या है, ये कहता है कि जो मेंबर ऑफ सोसाइटी है उसको गुड फेथ में एक्ट करे, प्लस तीसरा पॉस्टुलेट की हम अभी डिस्कशन करें, ही विल मेक गुड रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस विच देयर प्रॉमिस। ठीक है, विल कैरी आउट अंडरटेकिंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, और रिस्टोर स्पेसिफिकली और इक्विवेलेंट व्हाट कम्स टू देम बाय मिस्टेक। तो ये जो आप असेंस आपको ऊपर मिल रही है ना, कॉन्ट्रैक्ट लॉ की मिल रही है कि आप अपने सारे के सारे प्रोमिस फुलफिल करोगे, कोई चीज़ आपके पास आ गई तो आप उसको लौटा दोगे। ठीक है, अच्छा, अब
पोस्टुलेट 4 क्या कहता है, ये बात करता है कि a man must be able to assume that those who engage in some course of conduct will act due care and not cast an unreasonable risk of injury। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, पोस्टुलेट 4 टॉर्ट्स के बारे में बात कर रहा है। In a civilized society, people are expected to use what they have responsibly and not let it cause harm outside to its intended purpose, ठीक है। और जो लोग ऐसी चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं उनको ऊपर एक ड्यूटी भी लगाते हैं कि भाई ये चीज़ एस्केप ना कर दे। तो ये भी किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये भी टॉर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटीज़ के बारे में। आपको जो ये पोस्टुलेट्स के जो नंबर है ना, इनको याद रखना है 1 2 3 4 5 में। और 1 2 3 4 5 कौन से लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कभी वो पूछ ले पोस्टुलेट 5 किसके बारे में बात करता है, तो आप कह सकते हो लॉ ऑफ टॉर्ट्स की हमें एसेंस मिलती है उससे। रियलिस्ट स्कूल, ये देखिए रियलिस्ट स्कूल जो है हमने टॉपिक नंबर 1 में भी पढ़ा था, तो मैंने एज इट इज़ वापस सारी चीज़ें यहाँ लिखी है, ठीक है। रियलिस्ट स्कूल क्या था, पार्ट ऑफ द सोशियोलॉजिकल स्कूल था, ठीक है। डिफाइंस लॉ इन द फॉर्म ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, और लॉ इन एक्शन क्या होता है जो आप कोर्ट्स में देखते हैं। कंसंट्रेट ऑन डिसीजंस गिवन बाय कोर्ट, कोर्ट क्या डिसीजन दे रही है ना उसके बारे में बात करते हैं रियलिस्ट स्कूल। ग्रे क्या कहते हैं, जजेस क्या डिक्लेयर करते हैं। होम्स क्या कहते हैं, कोर्ट्स क्या करती हैं, ठीक है। ये जजेस और कोर्ट्स, इससे आपको पता डिफरेंस है, ठीक है। प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट द कोर्ट्स विल डू इन फैक्ट, ठीक है। जेरेमी फ्रैंक क्या कहता है, लॉ इज अनसर्टेन, ठीक है, और सर्टेनिटी उसकी एक मिथ है। एडवोकेट जूलियस स्टोन क्या कहते हैं, लॉयर्स का एक्स्ट्रा विजन है, ठीक है। लेविलिन क्या कहते हैं, रियलिज्म जो है मेक्स अ सेपरेशन बिटवीन इज, क्या चीज़ है और क्या चीज़ होनी चाहिए, इसके बीच में वो डिफरेंस बताते हैं इज एंड नॉट का। रॉस्को पाउंड ने क्या बताया रियलिज्म को, एज अ फिडेलिटी टू नेचर, एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ द थिंग्स एज दे आर, एज कॉन्ट्रास्टेड with things as they are imagined to be or wish to be or as one feels they ought to be। तो भाई वो कहता है वो बिल्कुल एक्यूरेट रिकॉर्डिंग है जो चीज़ होती है, ठीक है, ना कि उन चीज़ों के बजाय क्या चीज़ होनी चाहिए थी। इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करता, व्हाट द थिंग इज़ उसके बारे में बात करता है रियल स्कूल। अब आइए पढ़ते हैं प्योर थ्योरी। इसको हम वियना स्कूल में नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज वियना स्कूल। एनालाइज करते हैं ज्यूरिस्टिक बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम एंड प्रोवाइड करते हैं सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्या, प्योर थ्योरी, सॉल्यूशन देते हैं प्रॉब्लम्स के। हांस केल्सन जो है इसका प्रोपाउंडर था, और इसने क्या थ्योरी दी थी, कमोडिटी एक्सचेंज थ्योरी, ठीक है। हांस केल्सन की एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रैंड नॉर्म, प्लस इसने फाउंडेशन ऑफ प्योर थ्योरी, और इसके अंदर इसने बताया था हायरार्की ऑफ नॉर्म्स। ये देखिए ये होता है, सपोज कर लिए ग्रैंड नॉर्म, तो जो ग्रैंड नॉर्म होगा ना, जो बेसिक बिल्कुल फंडामेंटल है, वो सबसे ऊपर आएगा, और इसके नीचे 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 इसके सारे नीचे नीचे बाकी लॉज आते रहेंगे, ठीक है। लॉ फ्रॉम द मेटाफिजिकल मिस्ट एंड फ्रॉम द डॉक्ट्रिन ऑफ जस्ट नेचुरल, बेसिकली कहते हैं भाई लॉ जो है ना, इसको मेटाफिजिकल मिस्ट और जस्ट नेचुरल लॉ से हम बिल्कुल दूर कर देंगे, ठीक है। प्योर थ्योरी ये कहते हैं, इट आंसर व्हाट इज़ द लॉ, इसका ये कहता है कि भाई लॉ क्या है, ये इसके बारे में बात करते हैं। जहाँ इज़ आ जाएगा ना, वहाँ ये मेटाफिजिकल मिस्ट और ये सब चीज़ों से और नेचुरल लॉ से चीज़ों को थोड़ा दूर हो जाएगा। वो जो भी स्कूल होगा जहाँ व्हाट इज़ द लॉ ऐसा लिखा होगा ना, आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए। हायरार्की ऑफ द ऑर्ड्स, ठीक है, हायरार्की ऑफ द ऑर्ड्स के बारे में बात करते हैं। लॉ एंड स्टेट आर नॉट डिफरेंट, ये कौन कहता है, हांस केल्सन का कहता है कि लॉ स्टेट डिफरेंट नहीं है, कोई इंडिविजुअल राइट नहीं होती, लीगल ड्यूटी ही है एसेंस ऑफ द लॉ। इससे हमने सिमिलर चीज़ डगवीट में भी पढ़ी थी, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, कि भाई हांस केल्सन ने ही इंटरनेशनल लॉ की सुप्रीमेसी के बारे में बात किया था। और ग्रैंड नॉर्म ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज पैक्टा sunt servanda, कि पैक्ट शुड बी रिस्पेक्टेड। तो पैक्टा sunt servanda सबसे ऊपर आ जाता है, ये है ग्रैंड नॉर्म। इससे नीचे फिर सारे के सारे धीरे 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 नॉर्म्स और आएंगे इंटरनेशनल लॉ। ग्रैंड नॉर्म का एक एग्जांपल मैं आपको और भी दे सकता हूँ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, सबसे ऊपर आएगा यहाँ, बाकी सारे लॉज फिर इसके बाद आते रहेंगे, ठीक है। हार्ट, हार्ट का क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्लिगेशंस में इसने डिवाइड किया लॉ को। प्राइमरी रूल्स जो है गिव वे टू सेकेंडरी रूल्स, ठीक है। कंडीशन जो है नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल सिस्टम, क्या है, रूल ऑफ बिहेवियर, ठीक है, रूल ऑफ रिकॉग्निशन, रूल ऑफ चेंज और रूल ऑफ एडजुडिकेशन, ठीक है। ये BARC बार्क से मैंने, आप इसको याद कर लो। और इंटरनेशनल लॉ जो है ये सिस्टम है प्राइमरी रूल्स का, ये किसने कहा है, हार्ट ने कहा है। तो जब भी ये 4 वर्ड्स आपको कहीं मिल जाए लिखे हुए, तो ये किसने कहे होंगे, हार्ट ने कहा है। किस चीज़ में, कि कंडीशन जो है नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल सिस्टम। कम्युनिस्ट थ्योरी किसने दी थी, देखिए इसके 2 मेजर निबंध हैं, कार्ल मार्क्स और एंजल्स फाउंड, ठीक है, एंजल्स, ठीक है। मार्क्स ने क्या था, स्टेट और लॉ जो है विल विदर अवे, मतलब बिल्कुल हट जाएगा धीरे धीरे करके, एंड इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थिंग्स, ठीक है, वही जो कम्युनिस्ट थ्योरी है भाई। पशुकानी जो है ये भी एक कम्युनिस्ट था, इसने भी मार्क्सिज्म को स्ट्रिक्टली फॉलो किया था। बस आपको नाम पता होने चाहिए कि ये बंदे जो है कम्युनिस्ट थ्योरी में थे। नेचुरल लॉ थ्योरीज ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, एंशिएंट थ्योरी, मिडीवल थ्योरी, रेनेसेंस थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। एंशिएंट थ्योरी में कौन कौन आता है भाई, सोक्रेट्स, ठीक है, सोक्रेट्स, एरिस्टोटल,
ठीक है। और हमें एक चीज़ याद रखनी है, जो क्रोनोलॉजी है ना, बाई चांस अगर वो पेपर में पूछे सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल, तो यही है स्पा, सबसे पहले सोक्रेट्स आया, फिर प्लेटो आया, फिर एरिस्टोटोलॉजी इनकी। सोक्रेट्स या ह्यूमन इंसाइट, ये बात करता है नेचुरल लॉ में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बारे में कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। एरिस्टोटल क्या है, ये बात करता है लॉ इज रीजन फ्री फ्रॉम ऑल पोजेशन। ठीक है, मैन जो एक सोशल एनिमल है और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के कंसेप्ट को इसने दिया था। अब यहाँ प्लेटो मेंशन नहीं था, पर फिर भी मैंने आपको क्रोनोलॉजी बता दी है। स्टोइक्स, स्टोइक्स बात करता है कि पॉजिटिव लॉ जो होता है ना, उसको हमेशा नेचुरल लॉ से कन्फर्मेंस में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि पॉजिटिव लॉ बिल्कुल एक ये चीज़ कह रहा हो और नेचुरल लॉ बिल्कुल ऑपोजिट कह रहा हो, नहीं। ये हमेशा जो है पॉजिटिव लॉ जो है नेचुरल लॉ को कन्फर्म करेगा, उसके साथ साइड बाय साइड चलेगा। किसने कहा था? स्टोइक्स। इसके बाद जो है ना, एंशियंट थ्योरी में ये एक डार्क एजेस आती है, जिसका जो प्रोपोनेंट था सेंट ऑगस्टाइन। इसमें क्या था? यूनियन विद द डिवाइन इज द एंड ऑफ द लॉ, नेचर मिसलीड्स एंड करप्ट्स मैन, इट शुड बी डिस्ट्रॉयड। तो बेसिकली इन्होंने बड़ी हार्डलाइन अप्रोच अपनाई कि जो है सिर्फ भगवान है, ठीक है, और नेचर जो है मिसलीड करता है और इंसान को करप्ट कर देता है। तो ये इसलिए इसको डार्क एजेस कहा जाता है। ये मिडीवल थ्योरी, ये कौन है? थॉमस एक्विनान्स। थॉमस एक्विनान्स क्या कहते हैं? चर्च जो है वो लॉगिवर होता है, डिपार्टेड फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ द डार्क एजेस पीरियड। ठीक है, इसमें इस एरा में थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्सी कम हो गई, कट्टरता। ह्यूमन लॉज एंड पॉजिटिव लॉ मस्ट बी इन कंपैटिबिलिटी विद द नेचुरल लॉ, ठीक है, एंड कन्फर्म एटर्नल लॉ, प्लस मैन शुड ओबे इट इवन इफ इट इज अनजस्ट। बेसिकली वो कह रहे हैं कि ह्यूमन लॉ और पॉजिटिव लॉ हमेशा जो है आपस में इंटरलिंक होकर चलेंगे, ठीक है, प्लस वो एटर्नल लॉ को भी मानेंगे, ठीक है। और वो कहते हैं इंसान को लॉ को ओबे करना चाहिए, चाहे वो अनजस्ट ही क्यों ना हो, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ लॉ है, लॉ ऑफ गॉड, नेचुरल लॉज, लॉ ऑफ स्क्रिप्चर्स और ह्यूमन लॉज, ठीक है। रेनेसांस थ्योरी जो है, ये सी नंबर तीसरी थ्योरी, ये क्या कहती है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करती है। कैसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट? पैक्टम यूनियनिस्ट और पैक्टम सब्जेक्शंस। बेसिकली यूनियनिस्ट का मतलब है मेन जो है वो एग्रीमेंट में आते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी को, ठीक है। और जो सब्जेक्शन है, जब हम कहते हैं कि एक मेन जो है सब्जेक्ट करता है, मेन रेंडर देमसेल्व्स टू अथॉरिटी, ठीक है, तो जो सारे के सारे लोग जो है कलेक्टिवली एक अथॉरिटी को सरेंडर भी कर देते हैं, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ सोवरेन की यहाँ पे बात हो रही है, तो रिजल्ट क्या हुआ? यहीं से ही ना कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट आया, सोवरेन आया, रूलर का एग्जिस्टेंस जो है, रूलर जो लोग रूल करते हैं, किंग्स, इनकी एग्जिस्टेंस शुरू हो गई। कहाँ से? इधर ही, रेनेसांस थ्योरी के सोशल कॉन्ट्रैक्ट से। ग्रोटियस, हॉब्स, लॉक्स, रसियो, ठीक है, ये जो है प्रोपोनेंट्स हैं। हम आगे पढ़ते हैं। ग्रोटियस जो है रेनेसांस थ्योरी में क्या कहता है? ही बिल्ट अ लीगल थ्योरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि चाहे रूलर कितना ही खराब क्यों ना हो, उसको आप ओबे करो। हॉब्स ने एब्सोल्यूटिज्म की बात की, तो बिल्कुल ये भी यही चीज़ कहेगा कि सब्जेक्ट हैज़ नो राइट अगेंस्ट द सोवरेन। पर लॉक और रसियो ने ना थोड़ा सा जो ऑर्थोडॉक्सी अप्रोच है थोड़ी सी कम हो गई इनके टाइम पे। इन्होंने क्या कहा है? मेन जो है वो एंटर करता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, प्लस वो सारी की सारी राइट सरेंडर नहीं करता। और कौन सी राइट सरेंडर नहीं करता? जैसे नेचुरल राइट्स हो गई, राइट टू लाइफ हो गई, लिबर्टी हो गई, ठीक है। पर्पस जो है गवर्नमेंट का है वो अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स। तो जो सरकार है ना, उसका काम है कि वो नेचुरल राइट्स को बचा के रखे। जो लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली लिमिटेड सोवरेन को इलेक्ट करें, ठीक है, विद लिमिटेड राइट्स, अनलाइक हॉब्स, ठीक है। वो बंदे को सिलेक्ट तो करें, वो बंदे को राजा तो बना रहे हैं, प्लस वो सारी की सारी लेकिन राइट्स नहीं दे रहे हैं। प्लस उस सोवरेन की भी ड्यूटी है कि वो लोगों की इज्जत करे और उनकी नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। लॉ के टाइम पे लाइजेस फेयर का आया था, अलाउ टू डू, ठीक है। इसका ये मतलब होता है लेटिन वर्ड कि मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ठीक है। और यही जो थ्योरी है ना लाइजेस फेयर की, यही थ्योरी जो है ये लॉक से हम इंस्पिरेशन में हमें मिलती है कि हाँ, लॉक ने भी इसके बारे में बात करी थी इस थ्योरी। रसियो 1712 से 1778, मैन जो है प्रिजर्व करते हैं फ्रीडम और इक्वालिटी को, सरेंडर करते हैं राइट नॉट टू सिंगल इंडिविजुअल सोवरेन बट टू कम्युनिटी विच ही टर्म्ड एज जनरल विल। तो ये कहता है कि भाई जो सारे के सारे लोग हैं, जो पीपल है सोसाइटी के, वो सिर्फ एक सोवरेन को ही नहीं देते, पर वो अपनी सारी की सारी राइट्स अपनी कम्युनिटी को सरेंडर कर रहे हैं। और उसने इस कम्युनिटी के कंसेप्ट को जनरल विल कहा था, ठीक है। मॉडर्न थ्योरी जो है 19th सेंचुरी में जो है इसका थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया था मॉडर्न थ्योरी का। क्यों? क्योंकि पॉजिटिविज्म वगैरह आने लग गए थे, एब्सोल्यूटिज्म आने लग गए थे कि जो पावर है सिर्फ राजा के पास है। पर बाद में 20th सेंचुरी में लोगों को पता चल गया कि पॉजिटिव लॉ थ्योरीज जो हैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड थी, ठीक है, प्लस वो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करी थी। तो इसके बाद जो है मॉडर्न लॉ थ्योरीज आई नेचुरल लॉ के अंदर। स्टैमलर, इसमें क्या कहा कि पॉजिटिव लॉ जो है ये एक अटेम्प्ट है जस्ट लॉ का, ठीक है, और वो क्या है? नेचुरल लॉ विद अ वेरिएबल कंटेंट। तो इसका मतलब क्या है कि लॉ जो है वो वैलिड होगा इवन इट इज़ नॉट जस्ट। क्यों? एक अटेम्प्ट हमें करना चाहिए कि चाहे वो जस्ट नहीं है, पर हमें एक अटेम्प्ट करना चाहिए कि लॉ शुड बी मेड टू ब्रिंग नियर इट्स एम। जिसके लिए वो लॉ बना था ना, हम उसको उस एम के पास ले आए, ठीक है। कोलर,
नियो हेगेलियन इसको कहते हैं। लॉ का जो स्टैंडर्ड है वो कंडक्ट है प्लस इनर इम्पल्स, अंदर की आपकी क्या चीज़ है। मेन फॉलो ए रीजनेबल लाइफ, शुड नॉट बी मटीरियलिस्टिक, ठीक है, ज़्यादा चीज़ों के पीछे ना भागे दौड़े। और सोसाइटी जो है वो इवॉल्व करती है कल्चरली एंड मॉरली एज वेल, ठीक है, थोड़ा सा मॉरल्स का भी इसने, कल्चर और मॉरल के बारे में बात करी किसने, कोलर ने। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ स्टैमलर है। हार्ट ने कंबाइन किया पॉजिटिविज्म को नेचुरल लॉ के साथ। फिनिश ने बात की है नेचुरल लॉ ए सेट ऑफ प्रैक्टिकल रीजनेबलनेस, ठीक है, और टॉक अबाउट 7 ऑब्जेक्टिव वैल्यूज, ठीक है, विच एवरी मैन शैल परस्यू। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ना स्टैमलर है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अपना ज्यूरिस्प्रूडेंस का कोर्स जो है जल्दी जल्दी ख़त्म करते जा रहे हैं। हम सिर्फ वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो नेट में पूछी जाती है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें पीछे पूछी जाती है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरी लगभग डेली एक वीडियो आती रहेगी जब तक आपका नेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा।